आर्टिकल 14 डेट इज़ राइट टू इक्वलिटी। देखो, हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ प्रीलिम्स पॉइंटर्स को डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने फंडामेंटल राइट के कुछ वो इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देखा था, और उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। साथ ही हमने जो 6 फंडामेंटल राइट्स हमारा संविधान हमें देता है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम राइट टू इक्वलिटी के बारे में पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। राइट टू इक्वलिटी बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बोलता है, मगर दो बातें बोलता है, एक नहीं बोलता है। पहली बात वो बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये एक अलग चीज़ है, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मगर ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें एक ही चीज़ को अचीव करना चाहती हैं, डेट इज समाज में इक्वलिटी लाना। अब यहाँ पे हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है। मगर उसके भी पहले मैं आपको ये बता दूं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है, और ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। जब हम इसको समझेंगे तो आप ये देखना कि इस इक्वलिटी बिफोर लॉ में किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। मगर जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो यूएस ओरिजिन है, जो पॉजिटिव इन नेचर है, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें किसी चीज़ को पॉजिटिवली करने को प्रेरित किया जा रहा है। इसीलिए ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूँ। मान लो आपको किसी बच्चे को टीवी देखने से मना करना है, वो बहुत छोटा है, उसकी आंखों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक तो होता है उसे रोकना कि तू टीवी मत देख, इससे आंखें खराब होती हैं, तुझे समझ नहीं है, ये होता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट। आप ऑब्जेक्टिव एक ही आपका, उसको टीवी देखने से रोकना। मगर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसे समझाओ कि टीवी क्यों नहीं देखना है, या आप उसे कुछ ऐसे अम्यूजमेंट दूसरी चीज़ों में अल्टरनेटिव प्रोवाइड करो। समझ रहे हो आप बात को? तो पॉजिटिव नेचर से मना करने का मतलब भी आप उसको टीवी से दूर कर रहे हो, और नेगेटिव मतलब आप उसको रोक रहे हो। तो इसमें आप प्रेरित कर रहे हो उसे कि वो दूसरी चीज़ करे या उसको न देखे इन अ पॉजिटिव मैनर, और इसमें आप उसको रोक रहे हो। ये दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं। देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ दो चीज़ें बोलता है, एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ है, नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। अब यहाँ पे जब मैंने पर्सन बोला तो आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे किसी इंडिविजुअल की बात चल रही है, यहाँ पे इस पर्सन में सरकार थोड़ी आती होगी, वो तो जो मन चाहे वो कर सकती है, राइट। या आपको लग रहा होगा कि ये जो पर्सन है ये तो सिर्फ भारतीय सिटीजन की बात चल रही होगी। जवाब है नहीं, इसमें भले ही सिटीजन हो, भले ही फॉरेनर हो, हर वो पर्सन जो कि लीगल पर्सन है, जैसे कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, कोई भी लीगल पर्सन जो है वो इसके अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट ये बोलता है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब है कि ऐसा नहीं कि किसी दिन कोर्ट के सामने गए अडानी साहब और बोले मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, अब रोक सको तो रोक लो, मेरी तो जो मर्जी होगी वो करूँगा, कहीं पे भी अपना प्लांट, अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दूंगा, पूरी कोरल रीफ भारत की ख़त्म कर दूंगा। ये बेचारा गरीब गया, ये बोलेगा मैं इंडस्ट्री तो छोड़ो, मेरा घर नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैं तो किसी चीज़ को बर्बाद नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो लेडी जस्टिस है, आपने देखा होगा उनकी आंख पे पट्टी बंधी रहती है, वो इन दोनों को एक तर्ज पे देखती है। मतलब कि अगर अडानी जी ने क्राइम किया है और उसके लिए अगर 4 साल की सजा है, और अगर इस गरीब आदमी ने कोई क्राइम किया है तो उसको भी 4 साल की सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि तू तो गरीब है, एक काम कर, तू 8 साल रह ले, और अडानी जी को थोड़ा काम है तो इसको भेज देते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कर सकती कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कानून है वो हर किसी के ऊपर है और बराबर है, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी, ये आपने सबसे पहले समझा। मगर इसमें और आगे बढ़ने से पहले, जब आपने अभी इक्वलिटी के बारे में देखा, तो क्या आपके दिमाग में भी, जब हमने प्रियम्बल को डिस्कस किया था, आपके दिमाग में आया इक्वलिटी, जहाँ पे हमने बात की थी इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी? तो यहाँ पे जब हमने, या मैं कहूँ हमारे संविधान ने इक्वलिटी देने की बात कही, तो इसीलिए हम आर्टिकल 14 को लेके आए, और सिर्फ आर्टिकल 14 को नहीं। जब आप मेरे साथ आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 ये बात ही करता है इक्वलिटी प्रोवाइड करने की। तो हम आर्टिकल 14 से 18 जब बात करेंगे तो यहाँ पे हर आर्टिकल में हम हमारे लोगों को इक्वलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ये जो रूल ऑफ लॉ है, इसी का एक पार्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ भी है। ये रूल ऑफ लॉ दिया गया था बाय एवी डाइसी, जिसे हम अपने दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी उम्मीद करता हूँ कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, कैसे ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जहाँ पे किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं देनी है, किसी चीज़ को देने से मना किया जा रहा है, ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट चीज़ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब जब ये चीज़ थी
तो हम इस चीज़ को क्यों लेके आए, आपको ये सोचना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि अगर समाज में आपको इक्वलिटी चाहिए तो ये अकेला सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है, अब आपको इस पे सोचना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि लेडी जस्टिस के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। अगर कोई क्राइम अडानी जी ने किया और उसके लिए अगर सज़ा डिफाइन मान लेते हैं कि 1 साल है या 10,000 रुपये, और वही क्राइम इस गरीब आदमी ने किया, तो सज़ा क्या इसको भी 1 साल और 10,000 रुपये की मिलना चाहिए क्या? सोच के बताओ। तो यहीं पे अगर हम बोलेंगे हाँ कि इसको भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिल रही है, मगर ये तो बेचारा गरीब आदमी है। अब ये बेचारा तो 10,000 रुपये जुगाड़ नहीं पाएगा। अगर ये 10,000 रुपये नहीं जुगाड़ पाएगा तो इसको तो और जेल में रहना पड़ेगा। मगर अडानी जी तो इतने अमीर हैं कि वो 1 साल में छूट जाएंगे क्योंकि उनके पास 10,000 हैं। वो कोर्ट को 10,000 देंगे जुर्माना और छूट जाएंगे। मगर ये गरीब आदमी तो हो सकता है एक की जगह 10 साल रहे। अब क्यों? क्योंकि इसके पास 10,000 रुपये नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट काम करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, जो कि यूएस ओरिजिन है, पॉजिटिव इन कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हमने ये कहा है कि इक्वल सर्कमस्टेंसेस में इक्वल ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड करो। साथ ही लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ये दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। आसान भाषा में अगर समझाऊं इन दोनों को सम अप करके, तो मान लो कि दो लोगों ने एक ही क्राइम किया है, एक एडल्ट था और एक नाबालिग था। मान लेते हैं एक हीनियस क्राइम रेप कर दिया, तो आपने देखा होगा कि जो एडल्ट रहता है उसको हमारी कोर्ट फांसी पर चढ़ा देती है, कैपिटल पनिशमेंट। मगर जो नाबालिग रहता है उसे रिहेबिलिटेशन हाउस में भेज देती है, राइट? तो क्यों करा ऐसा? क्राइम तो दोनों ने सेम किया था, रेप दोनों ने किया था, मगर ये एडल्ट था और ये एक नाबालिग था। इसीलिए कहा गया है कि अगर ये दोनों एडल्ट होते तो दोनों को रेप केस में सजा मिल जाती फांसी की। मगर क्योंकि ये अलाइक नहीं है, ये अलग है, और ये सेकंड कॉन्सेप्ट बोलता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, इसीलिए इनको अलग तरीके से ट्रीट किया गया। आई होप सो कि आप समझ गए। तो यहाँ पे ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं ये हमें दर्शाते हैं कि समाज में हम इक्वलिटी कैसे लाना चाह रहे हैं। भली गरीब हो, अमीर हो, कोई ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, सबको एक तर्ज पे देखा जाएगा। और यहाँ पे और ज़्यादा इक्वलिटी लाने के लिए लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक का भी कॉन्सेप्ट डाल दिया गया, वरना ऐसा ना हो कि कोई गरीब, कोई नाबालिग को भी उतनी ही हार्श पनिशमेंट मिल जाए। मगर यहाँ पे ये जो हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ पढ़ा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे हमने शुरुआत में ही पढ़ा था अपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हुए कि फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, मतलब कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो हमारी सरकार लगा सकती है और लगाती है। जैसे अगर राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो आर्टिकल 361 में जो हमारे देश के प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब रहते हैं उनको बहुत सारी इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं। जैसे गवर्नर और प्रेसिडेंट साहब आंसरेबल नहीं होते किसी भी कोर्ट में। अगर उन्होंने कोई भी अपनी पावर, अपनी ड्यूटीज़ जो उनको ऑफिस में मैंडेट दिया गया है करने के लिए, उसको एक्सरसाइज करते हैं या परफॉर्म करते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं ऑफिस में, कोई भी कोर्ट उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। साथ ही उन पे किसी भी तरीके की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं की जा सकती जब तक वो ऑफिस में है। इसी के साथ उनको अरेस्ट, उनको इम्प्रिजनमेंट नहीं किया जा सकता जब तक वो ऑफिस में बैठे। और यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश की है, नॉट आंसरेबल फॉर एनी एक्शन इन ऑफिस, नो अरेस्ट, नो कोर्ट, नो क्रिमिनल और नो सिविल प्रोसीडिंग जब तक कि 2 मंथ का नोटिस उनको न दिया जाए। इसी के साथ अगर हम न्यूज़ की बात करें या प्रेस की बात करें तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति पे आप सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कोर्ट में नहीं चलाओगे अगर उसने पब्लिश किया है न्यूज़पेपर में किसी भी ट्रू रिपोर्ट को, सच्ची खबर को। ठीक है, तो यहाँ पे सच्ची खबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एमपी और एमएलए पे आते हैं। आर्टिकल 105 एमपी और आर्टिकल 194 एमएलए इसकी बात करता है। तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए लायबल नहीं होगा किसी भी कोर्ट में जवाब देने के लिए या उसकी किसी भी प्रोसीडिंग्स में अगर इसने किसी भी तरीके का वोट दिया है संसद या स्टेट लेजिस्लेचर में, या किसी भी कमिटी का वो पार्ट था और उसने अगर वहाँ पे अपना कोई डिसीजन लिया है तो। इसी के साथ यहाँ पे एक और एक्सेप्शन भी है आर्टिकल 31C को लेके। हालांकि इस चीज़ को हम बाद में पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल 31 को डिस्कस करेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आसान भाषा में कि जब भी आर्टिकल 31C पिक्चर में आता है आर्टिकल 14 बाहर निकल जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट के बीच में बैलेंस है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसी के साथ जो फॉरेन और एम्बेसडर्स रहते हैं, डिप्लोमेट रहते हैं, या मैं कहूँ फॉरेन सॉवरिन्स रहते हैं,
इन लोगों को हमारे देश में इम्यूनिटी, जिसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कहते हैं, वो मिली रहती है। तो ये सारे एक्सेप्शंस थे राइट टू इक्वलिटी पे। तो उम्मीद करता हूँ राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। साथ ही रूल ऑफ लॉ के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, जिसमें से एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ और बाकी के हैं ये 2, जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस आर्टिकल, दैट इज 14 नंबर। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 15 से। टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।